ओके गाइस, सो आज हम लोग करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट नंबर 1 का वन शॉट रिविजन। आई होप यू गाइस आर रेडी। फटाफट से शुरू करते हैं बिना रुके। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक्चुअली है क्या? सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो किसी जमाने में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ही इसे समझा जाता था और पूरा किया जाता था, लेकिन अब इसका एक सेपरेट लॉ है, सेपरेट चीजें हैं विच इज रिगार्डिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। अब जैसे यहाँ पर आप लोग की स्क्रीन पर 3 इमेजेस हैं जिनको देखकर आप एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हो क्या सेलिंग हो रही है किसी में। अब यहाँ पर ये जो हो रहा है दिस इज मोर ऑफ गिविंग सैंपल, और अगर सैंपल कोई नहीं ले रहा है तो खुद ही ने खा लिया, है ना। दूसरे केस में हो रही है चोरी, ये भी क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट का हिस्सा होगी? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन ये जो तीसरा केस है हमें बड़ा फेयर केस लग रहा है, जहां पर सब्जियां बेची जा रही है और उसके बदले में पैसा दिया जा रहा है। ठीक है। सो यूनिट 1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम लोग काफी चीजें सीखेंगे। हम देखेंगे एग्रीमेंट क्या होता है, बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है, देन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी कैसे कैसे ट्रांसफर होगी, तो सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, देन हाउ गुड्स एक्चुअली वर्क। सो गुड्स क्या है, गुड्स के टाइप्स क्या क्या है, देन विल ऑल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस, प्राइस, मनी कंसिडरेशन एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। देन sale of goods is one of the specific form of contract regarding इंडिया के अंदर, जहां पर हम गुड्स को बाइंग और सेलिंग करते हैं। लेकिन सेल क्या होता है? सेल का मतलब होता है टिपिकल बार्गेन बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में जो बार्गेन होता है जिससे फाइनली गुड्स सेल हो जाती है उसे हम कहते हैं सेल। ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बना है, 1 जुलाई 1930 में बना है टू बी स्पेसिफिक, एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। नाउ लेट अस मूव टू सम रियल नाइस डेफिनेशन अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ओके। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली क्या क्या डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले बायर का डेफिनेशन। बायर वो पर्सन है जो बाय तो करता है लेकिन बाइंग के अलावा अग्री टू बाय भी करता है ना। या तो वो गुड्स खरीद रहा है या फिर वो गुड्स खरीदने के लिए अग्री कर रहा है, दोनों ही केस में बायर है। सिमिलरली सेलर कौन होता है? जो सेल करता है या अग्री टू सेल करता है। ओके। दोनों ही केस में भैया सेलर तो है ही, अगर उसने प्रॉमिस भी कर दिया कि मैं तेरे को बेच दूंगा तो भी वो सेलर है। ठीक है। चलिए बायर और सेलर को और डिटेल में समझने के लिए मिलते हैं राहुल और अंजलि से। ये है अंजलि विद सच अ ब्यूटीफुल स्माइल। इसकी मम्मी ने इसको भेजा है कि जाओ बेटा जाकर सब एप्पल्स लेकर आओ, है ना, फ्रूट लेकर आओ, एप्पल लेकर आओ। शी वेंट टू द मार्केट, लेकिन वहीं पर हंसते खेलते अंजलि के सामने आ जाता है राहुल, और राहुल खुद को रोक ही नहीं पाता है। राहुल अंजलि को कहता है बहुत ब्यूटीफुल हो, क्या मैं आपकी स्माइल को अप्रिशिएट करने के लिए आपको ये रोज दे सकता हूँ? अंजलि मना ही नहीं कर पाती, वो ले लेती है रोज। क्या यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन बायर और सेलर वाला है? आंसर इज नो। यहाँ पर गिवर टेकर हो सकता है, एक्सेप्टर हो सकता है, लेकिन बायर सेलर नहीं है दोनों। लेकिन फिर राहुल उसको कहता है मैं चाहता हूँ आपकी स्माइल ऐसी ही हमेशा बनी रहे, तो इसलिए आपको ना एप्पल्स मेरे यहाँ से लेने चाहिए। मेरे एप्पल्स ना सबसे ब्यूटीफुल एप्पल्स है इस पूरे मार्केट में, और सबसे टेस्टी भी और सबसे हेल्दी भी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक एप्पल है। तो फिर अंजलि ना रोज के लिए मना कर पाई ना एप्पल के लिए। तो अंजलि कहती है कितने के हैं? राहुल कहता है 200 रुपीज के हैं। अंजलि पैसे दे देती है, राहुल एप्पल दे देता है। अब क्या दोनों बायर सेलर है? डेफिनेटली। नाउ शी हैज बिकम बायर एंड ही हैज बिकेम सेलर। ठीक है। कंसेप्ट ज्यादा अच्छा क्लियर हो गया। ओके। नेक्स्ट, गुड्स क्या होते हैं? सो गुड्स का मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इट इंक्लूड्स ऑल द मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन व्हाट। किसको हमने एक्सक्लूड किया? एक्शनेबल क्लेम को, मनी को। दो ही चीजों को एक्सक्लूड किया है फिलहाल मूवेबल में से। लेकिन ये इंक्लूड करता है स्टॉक शेयर्स को, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड,
ऐसी सारी चीजें जो फिलहाल जमीन से जुड़ी हुई है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब तक हम उसे जमीन से अलग कर लेंगे। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का समय आएगा तब हम उसे जमीन से अलग कर लेंगे। ओके, सो दिस इज अ वाइडर डेफिनेशन देन कंटेन्ड इन इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ से काफी वाइड डेफिनेशन है। एंड इट डज नॉट कंसिडर स्टॉक्स, शेयर्स, गुड्स, ये सारी चीजें इसमें नहीं है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम वो क्लेम होते हैं विच कैन बी एनफोर्स्ड ओनली बाय एन एक्शन। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम बेसिकली क्या होते हैं? दीज कैन बी एनफोर्स्ड ओनली बाय सम एक्शन। ओके, डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। इवन फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स भी हैं, दे आर कंसिडर्ड एज गुड्स अंडर सेक्शन 176। ठीक है, यहां पर हमने गुड्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से देख ली थी, लेकिन अब उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो गुड्स मींस ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल नहीं आता इसका मतलब। Other than actionable claim and money in circulation, it excludes stock shares, growing crops, grass and things attached to and forming part of land that can be severed at the time of contract. अब इसके अंदर थोड़े और क्लैरिफिकेशन के लिए पुराने रेयर एंटीक कॉइन्स जो है, जो अभी सर्कुलेशन में नहीं है, वो तो गुड्स ही है। सारी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, स्टॉक, शेयर्स, एफडी, ये सब गुड्स है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, एनीथिंग, दे आर ऑल गुड्स। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस जिसका सप्लाई आता है हमारे घर में, ये भी गुड्स है। इवन गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क भी गुड्स है। लेकिन गुड्स में क्या क्या नहीं आता है? मनी नहीं आता, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती और एक्शनेबल क्लेम नहीं आते। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम का एग्जांपल है बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, कोई भी ऐसी चीज जिसमें किसी तरह का एक्शन लेना बाकी है, उसको हम कहते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। नेक्स्ट, गुड्स होती है तीन तरह की। पहली होती है एग्जिस्टिंग, दूसरी फ्यूचर, तीसरी कंटिंजेंट। और एग्जिस्टिंग भी फर्दर तीन टाइप्स की होती है, स्पेसिफिक, एसर्टेन और अनएसर्टेन। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन कौन सी होती है? सो पहले क्या होती है वो समझ लेते हैं। ऐसी गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर एग्जिस्ट करती है सेलर के पास। इट इज एन ओन्ड और possessed बाय द सेलर। सेलर के पास या तो उसकी ओनरशिप में या उसके पोजेशन में वो गुड्स रेडी पड़ी हुई है। दे आर एग्जिस्टिंग गुड्स। ओके, अब एग्जिस्टिंग में भी स्पेसिफिक गुड्स हो सकती है। मुझे तो ब्लैक कलर का S26 अल्ट्रा चाहिए, वट एवर द गोइंग ऑन राइट नाउ। अब आप बहुत स्पेसिफिक हो, आपको क्या चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स। ओके, एक के पास 5 गाड़ी है, लेकिन मुझे तो उसकी ना ब्लैक कलर की जैगुआर ही चाहिए, वो एक ही है उसके पास। यानी आई एम वेरी स्पेसिफिक ऑन द फैक्ट दैट कि मेरे को कौन सा गुड्स चाहिए, स्पेसिफिक गुड्स। एसर्टेन गुड्स, गिवन ऑप्शन में सिलेक्ट करना है ना, छटाई करना, चूज करना। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस व्हाटएवर यू लाइक द मोस्ट यू टेक देम, दे आर नोन एज एसर्टेन गुड। मुझे ना सबसे अच्छे वाले फोन दिखा दो, मुझे जो पसंद आएगा मैं ले लूंगी, एसर्टेन। राइट, टमाटर बहुत सारे हैं, 50 किलो टमाटर पड़े, उसमें से हमें 1 किलो पसंद करके लेने हैं, तो उसमें से हम क्या करते हैं, एक एक टमाटो चूज करते हैं, दैट इज एसर्टेन। क्लियर? नेक्स्ट, अनअसर्टेन्ड गुड्स, ऐसे गुड्स जिसको हम सिलेक्ट ही नहीं करते, हम कहते कोई भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दोज गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड इवन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दे आर नोन एज अनअसर्टेन गुड। एग्जाम्पल, नमक का एक पैकेट, 100 पैकेट नमक पड़ा, उसमें से कोई भी पैकेट उठाकर दे दो ना, कोई फर्क पड़ता नहीं है। दे आर अनअसर्टेन गुड्स। व्हाट आर दे? दे आर अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 सब टाइप्स ऑफ द गुड्स। कमिंग टू फ्यूचर गुड्स, ऐसे गुड्स जो कि रेडिली अवेलेबल नहीं है सेलर के पास, कि आप गए और आपने ले लिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिलेक्ट करना है गिवन ऑप्शन में से। so, अगर गिवन ऑप्शन में से हम कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली फ्यूचर, सॉरी, हम लोग गिवन डिजाइन्स में से कुछ भी पसंद कर रहे हैं और हमारी डिजाइन की बेसिस पे जब मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चर करके हमको देगा, वो गुड्स अभी उसके पास नहीं है, वो मंगवा कर देगा, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है फ्यूचर गुड्स। okay, which are not in existence but they will be in existence on the decided day। ये समझ में आया? मतलब इंटरेस्टिंग है। आपको एक स्पेशल टाइप का सोफा चाहिए जो रेडीली अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, आपको कुछ बहुत ही स्पेशल टाइप का सोफा चाहिए जो रेडीली अवेलेबल नहीं है, आपने ऑर्डर देकर मंगवाया, तो वो क्या है? बोलो तो वो क्या वो फ्यूचर गुड है ना, क्योंकि वो अभी हमारे पास नहीं अवेलेबल है, हम ऑर्डर से बनवा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, कंटिंजेंट गुड्स, जिसका होना या नहीं होना किसी और अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स ऑल्सो ऑपरेट एज एग्रीमेंट टू सेल एंड नॉट द सेल, है ना। मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ कि आई सेल दैट पेंटिंग टू यू, अगर एग्जिस्टिंग सेलर ने मेरे को सेल किया तो। अब यहाँ पर क्या गारंटी है कि एग्जिस्टिंग सेलर मेरे को सेल करेगा? नो। लेकिन अगर उसने किया तो फिर मैं आपको कर दूंगी, ये गारंटी है कंटिंजेंट गुड्स में, ठीक है। सो एग्जिस्टिंग गुड्स विच आर ओन्ड एंड possessed by seller, future goods which are not readily available with the seller but on order basis he can make it available for us, and contingent goods जिसका होना नहीं होना या उसका मिलना नहीं मिलना किसी और चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, coming to the term delivery, what do we mean by term delivery? डिलीवरी वर्ड का क्या मतलब होता है? डिलीवरी मतलब होता है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पर मैंने अभी ओनरशिप ट्रांसफर करने की बात नहीं करी है, मैं तो पोजेशन ट्रांसफर करने की बात कर रही हूँ। अभी मैम ओनरशिप और पोजेशन तो एक ही होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस होता है। आपका ना एक हेयर क्लिप मेरे पास पड़ा है, मेरे पोजेशन में आप आओगे तब मैं दे दूंगी, दैट इज व्हाट पोजेशन। लेकिन आपने अपना वो हेयर क्लिप मेरे को बेच दिया है, आई एम न्यू ओनर ऑफ इट, दैट्स व्हाई आई हैव इट। तो अब यहाँ पर ओनरशिप है, समझ गए? सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड पोजेशन। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ओनरशिप के बारे में फिलहाल हमने बात नहीं करी है, क्लियर? ओके, डिलीवरी भी तीन तरह की होती है, बिल्कुल गुड्स की तरह, है ना। एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक वर्ड का मतलब होता है उसकी तरह। खैर, तीनों समझते हैं। एक्चुअल डिलीवरी मतलब जहां गुड्स फिजिकली ट्रांसफर होती है, आपने मुझे कहा कि मुझे 10 किलो चावल चाहिए, मैंने 10 किलो चावल तोलकर आपको दे दिए, है ना। द राइस हैव एक्चुअली मूव फ्रॉम मी टू यू, that is actual delivery. Coming to constructive delivery, what do we mean by constructive delivery? जहां पर गुड्स एक्चुअली ट्रांसफर नहीं हो रहे, गुड्स वही है, ओनर बदल गया। क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल 100%, 100% पॉसिबल है कि आपने ना गुड्स हिलाए बिना ओनर बदल दिया। हमने क्या किया, हमने ना सेलर को बोला कि यार तेरे पास ही गुड्स रख, है ना, दे आर लुकिंग रियली गुड विद यू, क्योंकि अभी मेरे पास रखने की कहीं जगह नहीं है, जब मैं मुझे जरूरत होगी आई टेल यू कि तुम तब मेरे को डिलीवरी दे देना। पर क्या मैंने इमीडिएट बेसिस पे बाय कर ली है गुड्स? आंसर इज यस। एम आई द ओनर ऑफ दीज गुड्स? यस। तो यहाँ पर हुआ क्या एग्जैक्टली यहाँ पर ओनरशिप, ओनर बदल गया, गुड्स अपनी जगह पर ही टिकी हुई है ना। नॉर्मली मूवेबल गुड्स में ऐसा होता है, कुछ केसेस है जहां पर मूवेबल गुड्स के अंदर भी ऐसा होता है कि ओनर बदल जाता है लेकिन गुड्स अपनी जगह नहीं छोड़ता है। फाइन, ये क्लियर हुआ ना सबको? ठीक है, अब तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ डिलीवरी आती है, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर हम कुछ ऐसा ट्रांसफर करते हैं जो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है ना। इट इज नॉट एक्चुअल ओनरशिप, येट इट रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप,
है ना। फॉर एग्जाम्पल, सो सिंबॉलिक डिलीवरी का एग्जाम्पल है कि अगर हमें कार डिलीवर करनी होगी तो हम क्या इस तरीके से, जैसे ये अंकल कर रहे हैं, ऐसे कार उठाकर किसी को दे देते हैं? नहीं ना, हम तो उसकी चाबी देते हैं। ओके, इज इट सिंबॉलिक डिलीवरी? किसी को कार की चाबी देना, डज इट मीन्स कि हम उसको कार ट्रांसफर कर रहे हैं? आंसर इज यस। ठीक है, सो इफ वी आर गिविंग कीज टू समवन फॉर द कार, it clearly means we are transferring our car. Understood? अब वो चाबी देना है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिमिलरली बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट अगर हम किसी को दे रहे हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज गिविंग ओनरशिप ऑफ गुड्स टू समवन। ठीक है, आई थिंक ये कंसेप्ट बड़ा प्यार से, बड़ा अच्छे से क्लियर हुआ है हमारा। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल पे। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ गुड्स, है ना। इस पे ओनर का नाम नहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जिसके भी पास है भैया, वो गुड्स का अज्यूम्ड ओनर है, मतलब उसमें अनडिस्प्यूटेबल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। सो एनीवन हु हैज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स इज कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। इट इंक्लूड्स बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जैसे यहाँ पर एक सिचुएशन है, एक सेलर है शूज का, जिसको इंडिया के बायर को, यूएस का एक सेलर है शूज का, उसको इंडिया के बायर को ये जूते बेचने हैं। ठीक है, अब वो कैसे डायरेक्टली जूते भेज सकता है? आंसर इज नो। एक प्रोसेस होता है। ये अपने सेल एजेंट को अपॉइंट करेगा और उसको जूते देगा, फिर वो जूते यहां जाएंगे वहां के शिप में। ठीक है, वहां से बिल ऑफ लीडिंग इस सेल एजेंट को मिलेगा और इस सेल एजेंट से आएगा सेलर के पास। सेलर के पास बिल ऑफ लीडिंग आ गया, इसका मतलब क्या है? जो जूते हैं वो कार्गो में चढ़ चुके हैं, है ना। शूज हैव ऑलरेडी रीच टू कार्गो। अभी वो ये कैसे भी करके जूते पहुंचने से पहले वो ये डॉक्यूमेंट पहुंचा देगा बायर के पास। कब? जब बायर पेमेंट कर देगा उसके बाद में, ऑब्वियसली। ठीक है, अब जैसे ही हमारे बायर अंकल ने पेमेंट किया, वैसे ही सेलर अंकल ने क्या किया? सेलर अंकल ने उसको ये बिल ऑफ लीडिंग भेज दिया। बिल ऑफ लीडिंग जैसे ही बायर के पास आया, बायर अपने सेल्स एजेंट को ये बिल ऑफ लीडिंग देगा और फिर ये बिल ऑफ लीडिंग वो ले जाएगा इंडिया के पोर्ट पर और वहां से कहेगा देखो ये कार्गो आया है, ये हमारा है, हमें ये क्लियर करके दो। समझ गए? सो कुल मिलाकर यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस है, और जिसके पास बिल ऑफ लीडिंग है ना, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज ओनर। That person or his agent is considered as owner of these goods which are being transferred to India. So bill of lading क्या है? एक तरह का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। समझ गए? सिमिलरली ऐसी रेलवे रिसीट भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होती है, अगर ट्रेन से गुड्स आ रही है तो, अगर आपकी गुड्स फ्लाइट से आ रही है तो एयर रिसीट भी वही काम करती है, एंड सो ऑन। नाउ कमिंग टू मर्केंटाइल एजेंट। यार मेरे ना इंडिया में 10 आउटलेट्स है जहां पर मेरा सामान बेचा जाता है। ठीक है, अब वो 10 आउटलेट क्या मैं खुद पर्सनली मैनेज कर सकती हूँ? 10 जगह तो मैं हो भी नहीं सकती पर्सनली, है ना। तो व्हाट आई नीड राइट नाउ इज आई नीड अ पर्सन जो मेरे बिहाफ पर मेरे 10 आउटलेट्स को संभाल ले। चलो एक मैं संभाल रही हूँ, 9 तो संभाल ले, है ना। आई नीड अ पर्सन who will be my agent and who can handle all this 8-10 outlets. ओके, तो मर्केंटाइल एजेंट वो पर्सन होता है जो कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसा उसका क्लाइंट कहता है वैसे ही परफॉर्म करता है ना। उसके क्लाइंट ने कह दिया ये गुड्स बेचनी है, बेच देगा, ये गुड्स खरीदनी है, वो खरीद लेगा। सो दिस पर्सन विल गो टिपिकली एज व्हाट हिज क्लाइंट विल से। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। मर्केंटाइल एजेंट क्या करेगा? बिल्कुल अपने क्लाइंट्स के, जो भी उसके क्लाइंट है वो जैसा बोलेंगे वो वैसे ऑर्डर पास करवाएगा उनसे। ठीक है, ये समझा? और जैसा वो बोलेंगे वैसे उनको पैसे भी ट्रांसफर कर देगा, सब कर लेगा, अपना कमीशन निकाल लेगा इफ एनी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है वैसे तो बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस यानी कि एसेट।
लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। ओनरशिप जनरल हो सकती है, ओनरशिप स्पेशल हो सकती है। जनरल ओनरशिप मतलब कंप्लीट ओनरशिप। वेन एवर यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट, अब आप उसको बिल्कुल आपका है वैसे ही यूज करोगे, आप उसको फेंको, यूज करो, किसी को दे दो, आपकी मर्जी है ना। लेकिन एक दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी, जहां पर आप गुड्स सिर्फ अपनी कस्टडी में रख सकते हैं लेकिन उनको यूज नहीं कर सकते हो। स्पेशल प्रॉपर्टी गुड्स में कब मिलती है? सो जनरल प्रॉपर्टी मिलती है जब आप गुड्स को खरीदते हो, और स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती है गुड्स में जब, ध्यान से सुनना, स्पेशल प्रॉपर्टी हमें गुड्स में तभी मिलती है जिस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, हम गुड्स प्लेज कर रहे हैं किसी के पास गिरवी रखवा रहे हैं हम हमारी गुड्स, है ना। तो उस समय हमें क्या मिलेगा? स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स। ओके, तो जिसके पास गुड्स गिरवी है उसके पास स्पेशल ओनरशिप है। स्पेशल ओनरशिप या स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आप गुड्स अपने पास रखो लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते। You can retain, but you cannot use these goods. Fine? Clear? Next. जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो अपने डेट्स रीपे नहीं कर पाता है जब भी उसके डेट्स ड्यू होते हैं तब, है ना। तो कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसके पास उतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने लोन्स चुका सके, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, नेक्स्ट। प्राइस, मनी कंसिडरेशन, क्वालिटी, गुड्स का कंडीशन। नाउ सेक्शन नंबर 4, व्हाट इज सेल, व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पूरा जो शादी का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल और एक होता है सेल। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है लेकिन गुड्स ट्रांसफर करने के लिए नहीं है हमारे पास, तो हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। लेकिन जब गुड्स भी ट्रांसफर करने को रेडी है, कंसिडरेशन भी पे करने को रेडी है, मतलब सेल हो गया है। ओके, सेक्शन नंबर 4(1) कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स सेल ऑफ गुड्स एंड अग्रीइंग टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर हम लोग गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर हम ट्रांसफर करने के लिए अग्री कर रहे हैं, दोनों ही केस में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट हो सकता है या कंडीशनल भी हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब बिना किसी टर्म्स कंडीशन के, पूरी तरह से हम तैयार हैं, जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है। दूसरा हो सकता है कंडीशनल, जहां पर हम कुछ कंडीशंस के साथ अग्री करें। ठीक है ना। अब उसमें आता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। जब इमीडिएटली ओनरशिप गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है तो हम कहते हैं कि सेल हुआ है। वहीं पर जब गुड्स का ओनरशिप फ्यूचर टाइम पे ट्रांसफर होता है तो हम कहते हैं अग्रीमेंट टू सेल हुआ है। ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनता है? जब टाइम इलैप्स हो जाता है या फिर कंडीशंस फुलफिल हो जाती है। हमारा जो भी टाइम है, अगर वो टाइम इलैप्स हो गया या कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल, सेल बन गया। ओके, नाउ अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता कैसे? लाइक व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कम से कम दो पार्टीज चाहिए जिसमें एक सेलर एक बायर हो। सब्जेक्ट मैटर हमेशा मूवेबल गुड्स होने चाहिए। इट कुड बी एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, एनीथिंग। देन देयर हैज टू बी प्राइस इन मनी नॉट इन काइंड। पार्शियली मनी पार्शियली काइंड चलता है लेकिन पूरा काइंड में वो नहीं चलेगा। ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए फ्रॉम सेलर टू बायर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट या कंडीशनल हो सकता है, और बाकी जो भी एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के वो तो होने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में ट्रांसफर होगी। सेल इज कंसिडर्ड एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर लिया है। वहीं पर अग्रीमेंट टू सेल इज कंसिडर्ड एज एग्जीक्यूटरी, बिकॉज फ्यूचर डेट पे गुड्स ट्रांसफर होगी। सेल के केस में सेलर सू कर सकता है बायर को पैसे लेने के लिए। अग्रीमेंट टू सेल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी दोनों में से अग्री पार्टी है ना, हो सकता है एक जना पैसे लेके खड़ा हो लेकिन उसको गुड्स नहीं मिल रही हो सकता है एक जना गुड्स लेके खड़ा हो लेकिन उसको पैसे नहीं मिल रहे हो। तो जो भी अग्री पार्टी है वो दूसरे के अगेंस्ट केस कर सकती है। सेल के केस में अगर गुड्स के बाद में कुछ भी लॉस होता है तो बायर जिम्मेदार है। सेलर कहेगा मैंने तो देखो भेज दिया, अभी तू जाने, तेरा काम जाने, है ना। वहीं पर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लाइबिलिटी ऑफ सेलर हिमसेल्फ।
ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ लॉस ऑफ बायर सिंस द लॉस फॉलोज द ओनरशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ भी लॉस होता है, अब गुड्स सेल हो गई, उसके बाद में कुछ भी लॉस हो, जान दो अभी वो किसका होगा, वो बायर का ही होगा ना, क्योंकि वो किस ओनरशिप के साथ ही रिस्क पीछे पीछे चलती है। समझ गए। लेकिन वहीं पर अग्रीमेंट टू सेल के अंदर अभी भी सेलर की ओनरशिप में गुड्स है ना, तो सेलर कैन बी हेल्ड लाइबल, नॉट द बायर। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट मैंने कहा हम लास्ट में करेंगे, इसको अभी मत कंसिडर करो। नाउ राइट ऑफ रीसेल, सेलर यहाँ पर गुड्स को रीसेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब बायर ओनर है, बायर अब बेच सकता है। लेकिन अगर मान लो बायर पैसे नहीं दे रहा है, तो अग्रीमेंट टू सेल के अंदर तो डेफिनेटली सेलर गुड्स को रीसेल कर सकता है, कोई नया बायर ढूंढ सकता है, ही कैन सेल दीज गुड्स। ठीक है। डन। ये हो गया ना। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो सेल की तरह ही होते हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है जो बिल्कुल सेल की तरह होते हैं, लेकिन वो सेल होते नहीं है। वो क्या होते हैं, आ जाओ समझ लेते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट। नाउ हायर सेल के केस में क्या होगा, आप एक कार के शोरूम में गए, आपने कार खरीदी और उसके पैसे दे दिए। ठीक है। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, जहां पर आप शोरूम में जाकर कहते हो कि यार मुझे इमीडिएटली ना पूरा पेमेंट करके नहीं खरीदना है, आप ही काम करो, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट एलिमेंट ऐड कर लो, ओनरशिप आपके पास रखो, और मैं आपको इंस्टॉलमेंट में इसका पैसा देने को रेडी हूं। जब मैं आखिरी इंस्टॉलमेंट में इसका पैसा दूंगा ना, ओनरशिप आप तभी ट्रांसफर करना। ठीक है। ऐसे केस को हम कहते हैं हायर परचेज, वेयर इमीडिएटली ओनरशिप इज नॉट पास्ड, द कंप्लीट अमाउंट ऑफ पेमेंट इज डिवाइडेड इनटू सम इंस्टॉलमेंट, और जब आखिरी इंस्टॉलमेंट पे होगी तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ठीक है। सो हायर परचेज बिल्कुल सेल के एग्रीमेंट की तरह ही होता है, उसका एंड मोटिव तो यही होता है कि भैया ओनरशिप ट्रांसफर करनी है। लेकिन यहाँ ये जो ओनरशिप हम लोग ट्रांसफर करेंगे, डेफिनेटली हम क्या करेंगे, तब ट्रांसफर करेंगे हायर परचेज में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सीधा चलती हूँ इन दोनों के डिफरेंसेस पर, है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम में 6 मार्क्स तक के लिए कई बार पूछा जा चुका है ना। तो ये मत सोचना कि मैम ये एग्जाम में तो आता ही नहीं होगा, नहीं नहीं, बिल्कुल आता है एग्जाम में, और इसलिए हमको सीरियसली करना है। और नॉर्मली डिफरेंसेस ही आते हैं कि डिफरेंशिएट हाउ सेल इज डिफरेंट फ्रॉम हायर परचेज, हाउ सेल इज डिफरेंट फ्रॉम अग्रीमेंट टू सेल, हाउ सेल इज डिफरेंट फ्रॉम बेलमेंट। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, वो भी ऐसा नहीं 1-2 मार्क्स के लिए, दैट इज गोइंग टू बी फॉर लाइक 6-6 मार्क्स के लिए। ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 6 मार्क्स का सुनते ही तो। ठीक है। सो सेल के अंदर गुड्स का ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होता है। हायर परचेज के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ गुड ट्रांसफर्ड ऑन आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगा तब तक तो ओनरशिप ट्रांसफर होएगा ही नहीं होएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट, देन द पोजिशन ऑफ द बायर इज ओनर ऑफ द गुड्स। यहां पर जो अब बायर है वो गुड्स का क्या है, ओनर है, उसके पास सारे राइट्स है गुड की ओनरशिप के। ठीक है। लेकिन यहां पर हायर परचेज में वो बेली है, उसने सिर्फ होल्ड करके रखी है गुड्स, किसके बिहाफ पर, सेलर के बिहाफ पर। ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ओनर ऑफ द गुड्स। ओके। ये क्लियर हुआ सबको कंसेप्ट। नेक्स्ट, सेल के अंदर बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता है, हायर परचेज के अंदर तो वो जब चाहे तब टर्मिनेट कर सकता है, एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट। मतलब इफ एनीवन विल आस्क ना कि भैया सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, लोग हायर परचेज में क्यों ही जाते हैं,
because whenever they feel like they can actually stop paying, they can terminate the contract. यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, सेलर का रिस्क ऑफ लॉस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर हो सकता है सेलर को पैसे ही ना मिले, और ओनरशिप तो वो पहले ही ट्रांसफर कर चुका है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट, इसके अंदर तो मान लो बायर अगर इंस्टॉलमेंट हो भी गया 5 इंस्टॉलमेंट देने के बाद, तो भी सेलर को कोई रिस्क नहीं है ना, सेलर अपनी गुड्स उठाकर ला सकता है वापस, क्योंकि ओनर तो अभी भी वही है। ठीक है, बायर कैन ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द गुड्स, ही कैन ऑल्सो सेल द गुड्स टू एनीवन। बायर के पास पूरा ओनरशिप है तो कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन हायर परचेज के अंदर जो हायरर होता है उसके पास ऐसे ये कोई राइट्स नहीं होते। ठीक है, बायर रीसेल कर सकता है गुड्स को, हायरर नहीं कर सकता है। दिस हैज टू बी क्लियर, मतलब 100% क्लियर तो हुई क्या होगा। सेल और बेलमेंट में तो बहुत फर्क होता है। सेल में जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है, वहीं पर बेलमेंट के अंदर ट्रांसफर होता है सिर्फ गुड्स का पोजेशन। और ये जो हमारी गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर होता है, उसके अंदर हमें ये देखना है कि भाई ये ओनरशिप ट्रांसफर करके पोजेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये एक अलग ही टाइप का अरेंजमेंट है। ठीक है, समझे इस न्यू टाइप के अरेंजमेंट को। सो सेल के केस में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर को। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं बेलमेंट की, तो बेलमेंट में पोजेशन ट्रांसफर होता है लेकिन ओनरशिप नहीं, यानी कि कस्टडी ट्रांसफर होती है। हो सकता है ना ओनरशिप ना भी ट्रांसफर हो। ठीक है, अगर सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें क्या करना होता है, रिटर्न गुड्स करना पॉसिबल नहीं होता है। बेलमेंट तो होता ही इसलिए क्योंकि हमें गुड्स को क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, बेलमेंट के अंदर तो रिटर्न करना है। सेल के अंदर कंसिडरेशन हमेशा प्राइस एंड मनी होता है। सेल के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी को फ्री फंड में गुड्स दे दे। लेकिन बेलमेंट ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है, बिना लॉजिक के, बिना रीजन के भी ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, गुड्स बेल आउट कर रहे हैं। बेलमेंट कैन बी देयर विदाउट इवन पेमेंट। नेक्स्ट, सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या डिफरेंस है, इसमें तो मेजर डिफरेंस है, मतलब दिस इज द मेजर डिफरेंस वाला चीज। सो जहां पर सेल के केस के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होती है और हम लोग गुड्स डायरेक्टली बाय करते हैं, वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर के अंदर पता है क्या होता है, द पीपल आर चार्जिंग नॉट फॉर गुड्स बट फॉर देयर वर्क ऑन द गुड्स। ठीक है, एक ज्वेलर के पास जाकर मैंने रिंग खरीद ली जो रेडीमेड थी, अवेलेबल थी, तो मैंने वहां पर सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन अगर ज्वेलर को जाकर हमने गोल्ड दे दिया और हमने कहा यार हमारी चॉइस के हिसाब से रिंग बना दो, और वो कस्टमाइज करके बना देता है, तो वहां पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर है, वहां सेल नहीं है। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो बिल्कुल सेल की तरह है लेकिन वो सेल है नहीं। ओके, डिफरेंस समझ गया होगा तुम लोग को अच्छे से ना। कमिंग टू सेक्शन नंबर 5, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हाउ मेड, कैसे बना सकते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए सेक्शन नंबर 5 कहता है, वैसे इसको याद करने की टेक्निक यही है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, 5 वर्ड्स, सेक्शन नंबर 5, और खराब इंग्लिश का नमूना। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के लिए एक पार्टी दूसरी पार्टी को पहले ऑफर देती है। ऑफर फॉर व्हाट, फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, है ना। सेलर भी ऑफर दे सकता है, बायर भी दे सकता है, जरूरी नहीं सेलर ही देगा या बायर ही देगा। एनी ऑफ द पार्टी कैन ऑफर फॉर दिस बाइंग एंड सेलिंग, एनी ऑफ देम, नॉट नेसेसरी कोई पहले देगा या कोई बाद में देगा, है ना। सो ऑफर हो गया टू बाय एंड सेल गुड्स, क्लियर। अब ये जो ऑफर हो रहा है उसके अंदर आप एक प्राइस डिसाइड कर सकते हो, है ना, एंड देन एक्सेप्टेंस होगा उस ऑफर का। अब मैम पेमेंट कब होता है, पेमेंट म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे कब करना है। अच्छा, पेमेंट कभी भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है इमीडिएट करना है, बिल्कुल नहीं, है ना। सो पेमेंट म्यूचुअल डिसीजन पर कभी भी हो सकता है, डिलीवरी म्यूचुअल डिसीजन पर कभी भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑफर करना
टू बाय और सेल, उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना ऑन अ अग्रीड प्राइस। ठीक है, सो ये प्राइस डिसाइड करना इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, बाकी तो ये चेंज होता रहता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग और आगे। द नेक्स्ट थिंग, सो हियर वी आर गोइंग टू डू सेक्शन नंबर 5.2। सेक्शन नंबर 5.2 कहता है कि हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये पार्शली रिटर्न भी हो सकता है, पार्शली ओरल भी हो सकता है। ठीक है, दिस कैन बी ओरल, दिस कैन बी रिटर्न, एनीथिंग वुड वर्क। फाइन, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 कहता है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स। लेकिन यहां पर ना टाइटल में झोल है, यहां पर इन्होंने बोलने के लिए बोल दिया कि एग्जिस्टिंग या फ्यूचर ही होगा, लेकिन प्रैक्टिकली हमको पता है कि एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है और कंटिजेंट गुड्स भी हो सकता है। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर फ्यूचर गुड्स के सेल का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो तो उसे हम अग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल नहीं बोलते। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 तक हो गया। सेक्शन नंबर 7 और 8 पैरिशेबल गुड्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर सपोज यू वेंट टू अ फ्रूट सेलर और वहां से जाकर आपने उसको बोला कि मुझे ना फाइनेस्ट क्वालिटी के एप्पल्स दिखा दो, और वो जो एप्पल दिखाता है वो एक्चुअली सड़े हुए होते हैं, तो आप क्या करोगे? तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ के रवाना नहीं हो जाओगे वहां से? दैट इज गुड्स पैरिशिंग बिफोर मेकिंग अग्रीमेंट टू सेल। आपने अभी तक उसको बोला ही नहीं था कि मैं तेरे से खरीदूंगा या मैं इतना खरीदने वाला हूँ या उतना खरीदने वाला हूँ, आपने सिर्फ उसको बोला था मुझे फ्रूट दिखा दो, और देखते ही यू मेड द डिसीजन नॉट टू बाय दोज गुड्स। समझ गए? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड्स पैरिशिंग बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए थी, जिस चीज का मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो चीज ही आपके पास अवेलेबल नहीं है। कैन आई मेक कॉन्ट्रैक्ट विद यू? नो। मुझे जो पर्पस के लिए चाहिए थी वो पर्पस ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है आपके पास। सो इज इट फेयर टू से कि भैया ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? आंसर इज अगेन नो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 8 की तरफ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना अग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं, लेकिन फाइनली जब अग्रीमेंट के मूव होने का टाइम आता है, फाइनली जब वो चीज आती है कि वी आर इन द पोजीशन कि भैया अभी तो हम लोग कर रहे अग्रीमेंट, तो उस केस में क्या होगा? एक मिनट। हाँ, एक बार रुक जाओ। सो सेक्शन नंबर 8 में क्या होता है, अगर मान लो हमने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया और लेटर वी गॉट टू नो कि गुड्स तो पैरिश थी, तो अब यहाँ पर बायर की चॉइस है कि बायर अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, अगर वो नहीं चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड ना भी करे। ओके, नेक्स्ट, एसिटेनमेंट ऑफ प्राइस। सेक्शन नंबर 5 कहता है कि आप प्राइस एसिटेन कर सकते हो, लेकिन एसिटेनमेंट ऑफ प्राइस कैसे करोगे? है ना? तो दोनों ही पार्टीज जो कि बायर और सेलर है, सो बायर और सेलर मिलकर क्या करेंगे? बायर और सेलर मिलकर ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें ये प्राइस डिसाइड करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि इट इज बिटवीन सेलर एंड बायर टू डिसाइड अपॉन व्हाट प्राइस ऑन विच दे आर अग्रीइंग, है ना? दोनों मिलाकर एक डिसीजन लेंगे कि यार हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें इतना 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 अमाउंट रखना है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर उन्होंने रख लिया तो बहुत बढ़िया, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा और काम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से परफॉर्मेंस हो गई, तो वो दोनों मिलाकर रीजनेबल प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इधर इट इज टू बी फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इफ इट इज नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट दे कैन डिसाइड अपॉन अ रीजनेबल प्राइस। ओके, नेक्स्ट,
अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम किसी थर्ड पार्टी से वैल्यूएशन करवा ले? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ए और बी ने मिलकर डिसाइड किया कि हम ना सी से वैल्यूएशन कराएंगे, सी ने वैल्यूएशन कर लिया, ए ने गुड्स ट्रांसफर कर ली, बी ने पैसे ट्रांसफर कर लिए, बहुत बढ़िया, हैप्पीली एवर आफ्टर। दूसरी सिचुएशन, ए और बी ने मिलकर डिसाइड किया कि हम सी से वैल्यूएशन करवाएंगे, सी ने वैल्यूएशन करने से मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड। ठीक है, तीसरी सिचुएशन, ए और बी ने मिलकर डिसाइड किया कि वो सी से वैल्यूएशन कराएंगे, सी ने वैल्यूएशन करने से मना कर दिया, लेकिन गुड्स तो ऑलरेडी ए बी को दे चुका है। अब क्या होगा? अब बी ए को देगा रीजनेबल प्राइस, जो भी उसका रीजनेबल प्राइस होगा वो दे देगा। ये तीन सिचुएशन है, तीनों बहुत क्लियर होनी चाहिए ना। अगर ये ट्रांजैक्शन करते समय दोनों में से किसी भी पार्टी को पता चल जाता है कि उनके वैल्यूअर ने मना इसीलिए किया था क्योंकि इन दोनों में से एक पार्टी ने इसको फोर्स किया था कि देख तू वैल्यूएशन मत करना, है ना, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ये बेचारा वैल्यूअर वैल्यूएशन नहीं कर पाया, तो उस केस में जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो डिफॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकती है। अग्री पार्टी क्या कर सकती है? सू कर सकती है डिफॉल्टिंग पार्टी को और कह सकती है अब तू रुक, अब तेरे को बताता हूं, है ना, केस कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। That was section number 10 and this is end of unit number 1 का revision. This unit was indeed little bit lengthy, है ना, लेकिन यार अगर हम लोग 41-42 मिनट्स में अगर इसका पूरा रिविजन कर सकते हैं, इसका मतलब अपना काम तो बन गया, है ना, मजा आया। आई होप यू ऑल हैव रियली रियली एंजॉयड दीज सेशंस। अगर आप सेशन एंजॉय कर रहे हो तो मेक श्योर टू लाइक। ओके, मिलते हैं अगले वन शॉट में।